हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर बिल आए हैं, 3 बिल जो आए हैं उनके ऊपर हम आज उनका एनालाइज करेंगे। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज इनको एनालाइज करेंगे कि आखिर क्यों फार्मर्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों गवर्नमेंट ने इसको कोविड-19 के मतलब लॉकडाउन के बीच में, कहना चाहिए सितंबर में, मतलब कोविड-19 का पीरियड चल रहा था और उसमें जो है लॉकडाउन की कंडीशन थी, लेकिन फिर भी इन बिल को क्यों लाई गवर्नमेंट। और क्या गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो इस मतलब मैटर पर, एग्रीकल्चर मैटर पर जो है बिल बना सकती है या नहीं बना सकती, ये सब भी हम देखेंगे। ये मैंने वैसे पहले वीडियो में भी देखा है, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेट करते हुए देखेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम्स को, मतलब फार्मर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन बिल से। और सबसे पहले हम देखते हैं ये ऑर्डिनेंस कैसे पास होता है और ये कैसे बिल पास किए जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था उस वाली पहली वीडियो में, कि जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है ये हमारा 1947 के बाद जो है, उसके बाद इसमें हमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल्स बनाने पड़े या एक्ट बनाने पड़े। जैसे कि हम इसमें देखते हैं तो जो थर्ड वाला बिल है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स बिल जो अभी पास किए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें थर्ड वाला बिल जो है वो पहले से ही बना हुआ है, जिसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बिल कहा गया। 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। ये अमेंडमेंट करके अब 2020 में इसको पास किया गया, लेकिन इससे पहले ये ऑलरेडी एक बिल था। तो अब हम इसके ऊपर ये बात करेंगे इसमें क्यों हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी, ये सब चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। और जो ये 2 बिल हैं शुरू वाले, स्टार्टिंग वाले जो 2 बिल हैं, द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, और दूसरा वाला जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। तो प्राइस एश्योरेंस की बात क्यों हो रही है, तो ये दोनों जो बिल हैं ये बात करते हैं उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो थर्ड वाला है वो बात करता है आवश्यक वस्तु अधिनियम कहा गया है इसे हिंदी में। ये जो है स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जो होता है, जो ये कहना चाहिए फसल होती है, जो वस्तुएं होती हैं, प्रोडक्ट होता है, तो इसको जो है जो फार्मर से ख़रीदा जाता है उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, या कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कौन इनको स्टोर कर सकता है और वगैरह, इन सब में आया है। और इसमें जो है अभी जो इन्होंने 2020 में, इसमें सितंबर 2020 में जो गवर्नमेंट ने इसमें रिफॉर्म्स या अमेंडमेंट किया है, तो इसका मेन मकसद था इसमें मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग है उसको रोकना। और उसमें जो है एक तरह से केस वगैरह भी फाइल किए जा सकते हैं अगर कोई फ्रॉड करता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतना सब करने के बाद भी गवर्नमेंट के ये 3 बिल मतलब फ़ायदे के बता रही है गवर्नमेंट, और फिर भी क्यों इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के। तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब किसानों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है इन बिल से। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उस टाइम पे हमने देखा कि हमें जो है इस तरह से जो प्राइवेट मंडी थी और जो किसान था वो मतलब आम लोगों को बेचते थे, ह्यूमन जो जनरल ह्यूमन बीइंग थे उनको बेचते थे अपना जो प्रोड्यूस करते थे या जो फसल उगाते थे वो, तो वो अपना मंडी में जाके ऐसे ही सिंपल बेच देते थे। तो उसमें क्या होता था, कोई फिक्स प्राइस नहीं मिलता था उनको, कभी मतलब उनकी फसल का प्राइस ज़्यादा मिल जाता था, कभी कम मिल जाता था। तो उससे जो है किसान फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसके साथ उसमें फ्रस्ट्रेट होने से के साथ साथ उसके पास इतना मतलब पैसा नहीं होता था। ये हमने पहली वीडियो में भी देखा है, ये जो मतलब सर्कल है ये कैसे चला, किसानों का कैसे कैसे शोषण हुआ, वो हमने पहली वीडियो में भी देखा है। लेकिन आज मेरा मेन मकसद है जो किसान सड़कों पर है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी मेन प्रॉब्लम मैं इस लैंग्वेज में बताऊं, या इस तरह सीधा साधारण तरीके से बताऊं, जिससे कि किसान भाइयों को हमारे बहुत आसानी से समझ में आ जाए और हम भी उनकी प्रॉब्लम को समझें। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर किसान सड़कों पर आए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये मैटर है तो हम लोगों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया में 95% जो हमारे यहाँ जीडीपी रेट है वो एग्रीकल्चर से ही कंट्रोल होती है। तो उससे हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और आप मेरी इस बात से भी रिलेट करेंगे कि आपकी कहीं ना कहीं रिलेट गाँव से या एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं बंधी हुई है, ये रिलेट करते हैं आप लोग। तो इस वजह से आप पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इसका। तो फार्मर्स के साथ साथ हम लोगों पर भी इसका या हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। वैसे भी हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जैसे हम देखते हैं
तो जो ये था सर्कल था, उसमें क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे या बनिए होते थे, वो इनको ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट नहीं मिल पाता था, किसानों को अच्छी फसल के पैसे नहीं, इनकी फसल के पैसे अच्छे प्राइस नहीं मिलते थे, जिस वजह से क्या होता था, ये जो किसान था, जो फार्मर था, वो तबका गिरता चला गया। मतलब ये है, उन्हें जब उनकी जो फसल है पूरे साल भर जिस पे मेहनत की, उगाया, उसको जो है ठीक तरीके से सही प्राइस नहीं मिल रहा, तो उनकी जो माली हालत थी, जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो गिरती चली गई, जिससे क्या हुआ कि उनको अगली फसल तैयार करने के लिए वापस से बनियों से या ट्रेडर्स से क्या लेना पड़ता था, पैसा उधार लेना पड़ता था। पैसा उधार लेते थे तो फिर वापस से उनको लौटाने के लिए चाहिए, उस पर इंटरेस्ट हो जाता था, जो कि अगली फसल में भी उन्हें प्रॉफिट ना होने की वजह से वो चुका नहीं पाते थे। इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ, कई केस हमने ऐसे देखे कि फार्मर्स जो है मतलब मजबूर हो गया अपनी फांसी लगाने के लिए, खुदकुशी करने के लिए या सुसाइड कमिट करने के लिए, वो मतलब मजबूर हो गया जब उसे कर्ज नहीं दिया गया, बैंक लोन नहीं दिया गया। अब कई सरकारें ऐसी आई हैं, जैसे कांग्रेस ने जो है 2-3 बार, जैसे भी जब भी कांग्रेस सरकार आई तो उसने किसानों का जो वो था बैंक लोन था वो माफ़ किया, लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ। और वो जो है, जो हम अब इसके बारे में बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से फार्मर्स का जो वो होता है बैंक लोन होता है वो मतलब माफ़ कर देती है। तो ये हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के अपने पास से दे रही, अपने पॉकेट से दे रही, नहीं, ये पैसा हमारा ही है, फार्मर्स का ही है ये पैसा, जो उनके जो है कर्ज माफ़ी दी जाती है उनके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है उसमें से दिया जाता है वो पैसा, और वो पैसा इसीलिए बनाया जाता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो छोटे किसान हैं, जिससे कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए मतलब परेशान होकर सुसाइड कमिट ना करे, बैंक लोन से परेशान हो गए और फिर वो हताश इतना हो जाएगा कि वो खेती छोड़ देगा, जिससे जो है हमारी जीडीपी पर असर पड़ेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फार्मर्स का जो फर्स्ट बिल है इसके बारे में हम देखते हैं, जो किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इस बिल में क्या है, इस बिल में एक मतलब हमें प्लेटफॉर्म दिया गया गवर्नमेंट ने, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसे हम देखते हैं, हम प्राइवेट मतलब जो किसान थे वो प्राइवेट मंडी में जाके अपना माल बेचते थे, मंडी सिस्टम तो था ही नहीं, तो गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट मंडी बनाने की, क्योंकि वहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं होता था, जो एमएसपी थी वो फिक्स नहीं थी, एमएसपी सिस्टम नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट मंडी लानी पड़ी, जिसे एपीएमसी कहा गया। एपीएमसी जो है, जो गवर्नमेंट मंडी है, उसमें किसान जाके बेचता है अपना प्रोडक्ट या अपनी फसल को, और उस फसल के जो एमएसपी है मतलब एक फिक्स प्राइस बना दिया जाता है कि उससे नीचे फसल नहीं बिकेगी। अगर उस मतलब उस जो एक कुछ 23 क्रॉप्स हैं हमारी, जिसके ऊपर एमएसपी फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने, और उस जो फिक्स प्राइस है उससे नीचे वो प्रोडक्ट या वो क्रॉप्स नहीं बिकेगी, और उससे अगर अच्छी क्वालिटी है, जितनी अच्छी क्वालिटी होती जाएगी उस हिसाब से उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। और वहाँ पे ये नीलामी के ज़रिए बिकता है सामान, ऑक्शन की जाती है, और ये 2 तरह की ऑक्शन होती है, एक तो होता है प्राइस डिस्कवरी के द्वारा और दूसरा होता है एपीएमसी एमएसपी के द्वारा, ठीक है। एपीएमसी जो मंडी है गवर्नमेंट मंडी, उसमें एमएसपी के द्वारा, मतलब इसका एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसके नीचे मतलब पैसा नहीं मिलेगा किसान को, एक फिक्स एमएसपी कर दी जाती है। अब यहाँ पे हम एमएसपी से एक चीज़ और देखते हैं, पंजाब और हरियाणा का किसान के प्रोटेस्ट पे सबसे पहले बाहर आया, वो मेन चीज़ हम इसमें ये देखेंगे, जो 2 तरह के स्टेट होते हैं, जो हमारी फार्मिंग है उसके आंकड़ों के हिसाब से 2 तरह की स्टेट माने जाते हैं, एक रिच स्टेट होता है और दूसरा होता है पुअर स्टेट। जो पंजाब और हरियाणा है वो रिच स्टेट कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए एमएसपी जो वहाँ की फिक्स है, उसमें जो एपीएमसी में, जो एपीएमसी मंडी से 100 रुपीज़ दे रही है एमएसपी के द्वारा, जो है, या कहना चाहिए किसान जो रेवेन्यू दे रहा है उसके द्वारा 100 रुपीज़ दे रहा है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम ये देख रहे हैं, तो 100 रुपीज़ के बदले उसको 42 रुपये मिल रहे हैं। और वहीं जो पुअर स्टेट है, जैसे कि यूपी हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, और कहना चाहिए ये स्टेट आते हैं पुअर स्टेट में, मतलब ये अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू में फार्मिंग रेवेन्यू का देंगे 100 रुपीज़, तो इनको जो है ज़्यादा मिलेगा, जैसे 100 रुपीज़ या 102 रुपीज़, 120 रुपीज़, इस तरह से करके। जैसे यूपी को भी मिला, मतलब यूपी को 120 रुपीज़ मिला, या बिहार को 150 रुपीज़ मिलेंगे, जबकि
पंजाब को 42 रुपये मिल रहा है, इसके कंपैरिजन में वो कम है। वो इसलिए माना जाता है ऐसा क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है, ये पंजाब में जो है खेती ज़्यादा होती है और उसके साथ साथ वहाँ पे अच्छी जो फसल है वो भी होती है, जिस वजह से एमएसपी जो है, एमएसपी के हिसाब से उन्हें अच्छा प्रोडक्ट की वजह से उन्हें एमएसपी से ज़्यादा मतलब प्राइस मिल जाता है। तो वहाँ का जो किसान है वो उन्नत किसान है, ये वहाँ की जो खेती है वो उन्नत है, तो इस वजह से वो रिच स्टेट में की कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पे इसीलिए वो कह रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें एमएसपी ज़्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मतलब एमएसपी से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस वजह से हमें उसके प्रोडक्ट के हिसाब से ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए। और हमें जो जिसकी वजह से अब जब हम रूरल डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या स्टेट की गवर्नमेंट जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए हम ज़्यादा रेवेन्यू पे कर रहे हैं, तो हमें जो है एमएसपी भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए और दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में या पुअर स्टेट के कंपैरिजन में स्टेट जो रिच स्टेट है उनकी ज़्यादा एमएसपी होनी चाहिए। मेन डिमांड पंजाब और हरियाणा जो फार्मर्स हैं उनकी यही है। और दूसरा उनका एक और डिमांड है, वो हम देखते हैं जो दूसरा फार्म बिल है, वो एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन की बात करता है और ये देता है मतलब प्राइस एश्योरेंस की बात करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस एश्योरेंस की बात की जा रही है। तो किसान भी मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी जो फसल है उसका हमें एमएसपी ज़्यादा मिलना चाहिए, एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है। मेन चीज़ इन दो एक्ट की वजह से फार्मर्स ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है इन दो एक्ट की वजह से हो रही है, जो पहला और दूसरा है। और जो तीसरा वाला है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसकी वजह से भी है, लेकिन वो ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दो एक्ट की वजह से है, जो कि है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा एक्ट या बिल, ये अभी बिल है, बिल 2020, ठीक है। और दूसरा वाला किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक, मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक, ये इन दो बिल की वजह से मेन प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है। फिर हमने देखा गवर्नमेंट मंडी जो है एपीएमसी है, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस और दूसरा जो है प्राइस डिस्कवरी के द्वारा ऑक्शन की जाती है, जो प्रोडक्ट आता है उसकी, जो किसान अपना प्रोडक्ट उगा के लाता है वो। प्राइस डिस्कवरी से मतलब ये है, जो एमएसपी है वो तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, लेकिन प्राइस डिस्कवरी से मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट का की वैल्यू देख के उसका प्राइस फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइस मंडी जो एपीएमसी है वहाँ पे एक कमीशन एजेंट होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है इसी काम के लिए। वो जाते हैं ट्रेडर्स के पास किसान की तरफ से बात करने और उनसे उनको जो है वो प्रोडक्ट दिखाते हैं ट्रेडर्स, फिर उनकी ऑक्शन की जाती है। एमएसपी जो फिक्स है उससे ऊपर भी मिल सकता है किसान को, लेकिन कम नहीं मिलेगा, ये चीज़ फिक्स है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर किसानों को प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडर्स जो है होता है वो फिर वो सेल कर होता है, वहाँ पे ट्रेडर्स के द्वारा वहाँ पे सेल किया जाता है, निगोशिएट किया जाता है प्राइस को, और दूसरा प्राइस डिस्कवरी की जाती है, ठीक है। फिर कमीशन एजेंट जो होता है या ट्रांजैक्शन एजेंट कहलाता है, वो अर्थशास्त्र भी कहा जाता है उसका हिंदी में। वो वापस किसान के पास आता है और आके बताता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट की इतनी एमएसपी से ज़्यादा प्रोडक्ट की आपकी वैल्यू लगी या सेल प्राइस लगा, और जो बातचीत होती है उसके ट्रेडर्स के बीच में और ट्रांजैक्शन एजेंट के बीच में। फिर वो जब उसके किसान अपनी मतलब क्रॉप्स को बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो किसान फिर जो क्रॉप्स वो बेचता है तो ट्रांजैक्शन एजेंट को 3% उसका मतलब ड्यूटी सर्विस दी जाती है, या ड्यूटी सर्विस मान लीजिए या उसका टैक्स दे मान लीजिए, जो भी है उसको 3% किसान पे करता है अपनी क्रॉप्स के ऊपर, जो उसको एमएसपी मिलती है या उससे ऊपर मिलता है, कम तो कभी नहीं मिलेगा लेकिन हाँ ज़्यादा मिलता है, उस हिसाब से 3% कमिश्नर या ट्रांजैक्शन एजेंट को पे करता है किसान, ठीक है। फिर यहाँ तक होने के बाद फिर हम देखते हैं सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट जो है या बिल जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। ये बात करता है मेनली दिस बिल टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में और प्राइस फिक्स बिफोर फार्मिंग। ये जो एक्ट है ये मेन बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। जैसे हम सभी जानते हैं एक ज़मीन पर एक फसल को बार बार या हर साल नहीं उगाया जा सकता, क्योंकि उससे क्या होगी, जो ज़मीन है ये जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति जो है वो घट जाएगी, जिसमें जो अगली फसल की जाएगी वो कम पैदावार होगी, जिस वजह से किसानों को ज़रूरत पड़ती है हर साल जो है, या कहना चाहिए
साल के 1-2 साल के अंतराल पे वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक बार गन्ना की खेती कर ली, दूसरी बार गेहूं की खेती कर ली, फिर तीसरी बार चावल की खेती कर ली, उससे जो है ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जिस वजह से क्या होता है वो प्रोडक्ट ज़्यादा मतलब उगता है, या ज़्यादा उसकी वैरायटी होती है, ज़्यादा उसमें वैरायटी में हो जाती, मतलब वैरायटी हो जाती है ज़मीन पे। अब उस वैरायटी की वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोडक्ट ज़्यादा वहाँ पे उगता है। अब इससे ये क्या होता है, एक चीज़ ये भी होती है, इस वजह से किया जाता है, इसमें जो है एग्रीमेंट सिस्टम किया जा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम किया जा रहा है कि जो ट्रेडर्स है और जो फार्मर है उनके बीच में, बायर मतलब फार्मर तो हो गया सेलर, और बायर जो हो गया ट्रेडर जो हो गया वो बायर हो गया, ठीक है। तो सेलर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम जो है ये जो प्रोडक्ट है, मतलब उसे फसल को उगाने से पहले ही होता है ये एग्रीमेंट, कि आप हमें जो है, जो वो ट्रेडर्स है वो फार्मर से कहेगा इस साल हमें आप गेहूं उगा के दीजिए या चावल उगा के दीजिए, ठीक है। अब वो उस हिसाब से एग्रीमेंट फिक्स हो जाता है, और ये एग्रीमेंट 5 साल से ज़्यादा नहीं होता, इसका टाइम पीरियड 5 साल है, ठीक है। अब वो 5 साल के अंदर अंदर मान लीजिए उसने वो प्रोडक्ट उगा के दे दिया, चावल जो है वो 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है, या गेहूं भी 1 साल के अंदर तैयार हो जाता है, तो वो 1 साल के बाद फिर उगा के दे दिया, फिर उसके बाद 5 साल के अंतराल पे वो उसको वैरायटी दे देगा किसान को कि पहले हमें गेहूं की फसल चाहिए, फिर उसके बाद चावल की फसल चाहिए, फिर उसके बाद गन्ना चाहिए, जैसे भी होगा वो अपनी सहूलियत के हिसाब से या अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बता देता है किसान को। फिर किसान इस एग्रीमेंट के अनुसार काम करता है 5 साल तक, उसको वो फसल उगाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो दिक्कत है फार्मर्स को, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो मान लीजिए 5 साल के अंदर अंदर वो फसल को उगा के दे रहा है, या अगले साल 1 साल का एग्रीमेंट किया किसान ने और जो बायर है उसने, दोनों ने 1 साल का एग्रीमेंट किया, लेकिन फ़र्ज़ करो कि वो जो बायर है वो अपनी बात से मुकर जाए या वो उस एग्रीमेंट को ना माने, तो वहाँ पे जो कंडीशन है, तो वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम होगी, जो ये इशू क्रिएट होगा, ये जो केस बनेगा, तो इसके खिलाफ फार्मर जो है कभी कोर्ट में जाने का प्रोसेस नहीं दिया इस एक्ट में, इस बिल में सिर्फ ये कहा गया है वो एसडीएम के पास जाएगा या कलेक्टर के पास जाएगा, वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो किसानों को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि अगर ऐसा इशू उठता है कोई, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से भी अगर एग्रीमेंट मतलब वायलेट होता है तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाने की प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जो है ये फैसिलिटी नहीं दी गई इस बिल में, तो इसके खिलाफ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। फिर थर्ड बिल पे आ जाते हैं हम। थर्ड बिल में जो है द इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल है ये 2020, ये एक्ट पहले से ही था लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके लाया गया। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी मेन ज़रूरत है कि जो ब्लैक स्टोरेज होता है, जो कोल्ड स्टोरेज है, वो आम लोगों के पास तो होता ही नहीं है, और अगर मान लो कोई करता भी है, ब्लैक स्टोरेज करता है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़े, ये फ्रॉड मार्केटिंग दिखाने के लिए, कि जैसे हम देखते भी हैं, एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जैसे प्याज हर साल बढ़ती रहती है प्राइस, लेकिन अभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि स्टोर में वो गल रही है प्याज, लेकिन फिर भी वो सस्ती नहीं हो रही, तो ये ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे इस एक्ट में हमें ये बिल ला के अमेंडमेंट करना पड़ा गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस बिल के आने से क्या होगा, फ़ायदा होगा किसानों का, कि जो ब्लैक मार्केटिंग है वो रुक जाएगी। और ब्लैक मार्केटिंग सबसे ज़्यादा किस टाइम पे करने के लिए मना किया है, जैसे कि वॉर है, या कहना चाहिए कोई बीमारी या आपदा वगैरह आ जाती है, बाढ़ आ जाती है कहीं, या कहना चाहिए देश में किसी भी जगह पे, या कहना चाहिए जैसे कोविड-19 की सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसी टाइम पे जो है ब्लैक मार्केटिंग नहीं की जाएगी। अगर कोई करेगा तो उस पर जो है क्रिमिनल केस बनेगा। तो ये सब की चीज़ गई। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू फॉलो एंड अप्लाई ऑल दीज एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है इन सारे एक्ट को, तीनों एक्ट जो है इनको फॉलो करेगी अपने अपने स्टेट में, ये गवर्नमेंट ने उनसे कहा है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी थी गवर्नमेंट को, तो इसमें यह है सिस्टम जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल लाने के लिए जो ऑर्डिनेंस है वो पास करके प्रेसिडेंट जो है बिल पास कर सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस के द्वारा
प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। लेकिन जो ये हमारा जो एग्रीकल्चर जो अमेंडमेंट होते हैं या जो ये बिल पास किए जाते हैं, इसकी एक पावर तो हमने बता दी ऑर्डिनेंस वाली जो प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन इसके अलावा एक मेन चीज़ जो एग्रीकल्चर के लिए कहा गया है, अगर इस पर कोई बिल बनेगा या इस पर कोई लॉ बनेगा तो वो लॉ मेकिंग पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कोविड-19 के टाइम पे 14 सितंबर 2020 को इसे जो है इन बिल के खिलाफ जो है एक मतलब वो लाया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया। इसको मतलब इन बिल को किसान के आंदोलन को देखते हुए इन बिल को मना कर रहे हैं। किसान तो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम इन बिल को नहीं मानते, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम इनमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इन बिल को कोविड-19 के बीच में एक तो लेकर आई, दूसरा किसान ये भी कह रहे हैं कि हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया, किसानों के हक के लिए कोई बात हो रही है, उनके फ़ायदे के लिए कोई बात हो रही है, लेकिन उनसे कोई मतलब वो नहीं लिया गया। जो किसान यूनियन के लोग हैं उनसे उनकी बातचीत होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट उनसे उनका बारे में पूछती कि क्या ये बिल चाहते हैं या नहीं चाहते। ये चीज़ सबसे ज़्यादा किसानों को बुरी लग रही है। तो किसान ये चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो तो चलो कहना चाहिए प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस लाके है, लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। अब स्टेट गवर्नमेंट इसमें लॉ एंड ऑर्डर लॉ बनाती, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया। तो इसके पीछे भी एक मतलब हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 248 और आर्टिकल 249। ये हमने पिछली वीडियो में भी मैंने मतलब डिस्कस किया है, अभी मैं दोबारा से इसे रिपीट कर रही हूँ जिससे कि ईजिली समझ में आ जाए। तो जो आर्टिकल 248 है वो बात करता है 3 लिस्ट के बारे में। जो फर्स्ट लिस्ट है वो बात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ मेकिंग पावर की। जो लिस्ट सेकंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ पावर की बात करती है। थर्ड लिस्ट कंकरेंट मैटर है, कंकरेंट लिस्ट है जो दोनों मैटर होंगे, स्टेट और यूनियन दोनों मैटर, कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो स्टेट और यूनियन दोनों उस पर लॉ बना सकती हैं, वो वाले मैटर आते हैं। अब चूंकि ये लिस्ट सेकंड का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, और एग्रीकल्चर जो बिल बनेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है लिस्ट 2 में। अब लिस्ट 2 में आने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बिल बना रही है। इसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा, वो आर्टिकल 248 का बेनिफिट लेते हुए जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने जो किसान है, जो फार्मर है, उनके बेनिफिट के लिए बनाया ये एक्ट। और दूसरा ये भी कहा उन्होंने, जो गवर्नमेंट है, कि नेशनल इंटरेस्ट की बात भी कही कि नेशनल इस इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इस बिल को बनाया, हमें इस बिल की ज़रूरत लगी। अब चलिए हम मानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का मैटर था, तो ये कोविड-19 के बीच में क्यों लाए? किसान का मेन जो मुद्दा है वो ये है, अगर आपको ये बिल लाना था तो कोविड-19 के बीच में नहीं लाना था और पहले किसान यूनियन के लोगों से बात करनी थी। अब ठीक है, ये ऑर्डिनेंस पास हो गया, लेकिन किसान जो है, मेन चीज़ मैंने जैसे पहले भी बताया, जो 2 बिल हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं वो फ्रॉड से बचने के लिए कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो ट्रेडर्स उस बात से अपनी बात से मुकर जाए कि अब वो पहले तो कह दे फार्मर से कि हमें जो है, उसने एग्रीमेंट कर लिया कि हम जो है इस फसल को चाहते हैं कि आप सन 2020 में हमें गेहूँ की फसल उगा के दीजिए, सन 2021 में आप हमें चावल की फसल दीजिए, सन 2022 में हमें दूसरी कोई फसल दीजिए। मान लीजिए वो ट्रेडर्स मुकर जाता है या वो फार्मर ही मुकर जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कोई नेचुरल आपदा हो गई या नेचुरल मतलब पेंडेमिक हो गया, या कहना चाहिए ऐसी कोई बाढ़ वगैरह की कंडीशन आ गई तो किसान की फसल बह गई, या उसको किसान की जो फसल है उसकी वैरायटी ख़राब हो गई, तो वो क्या ट्रेडर्स उस एग्रीमेंट को मानेगा? और अगर मानेगा तो किस लिमिट तक, किस हद तक मानेगा? या मान लीजिए उस एग्रीमेंट को ना मानने से मना कर दे, तो वहाँ जो फार्मर सर्वाइव करेगा उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। तो वहाँ पे यही कहा जा रहा है, किसानों के द्वारा ये चीज़ कही जा रही है कि जो हमारे साथ इस तरह की कंडीशन आएगी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फार्मर है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हालांकि अगर हम देखें तो पहले टाइम से ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा फार्मर भी अब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मतलब एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। लेकिन हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम हम सभी जानते हैं कि वो कहाँ तक वर्क कर रहा है और कितना हमें जो है उससे बेनिफिट दिख रहा है। अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी गड़बड़ी हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा।
और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि और कौन से मैटर पे मैं वीडियो बनाऊं। अब हम इसकी बात करते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट की बात करके इन्होंने ये बनाया गया, तो किसान ये कह रहे हैं इसमें नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। किसान खुश नहीं है इस बिल के लाने से। उनको लग रहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर हमारे साथ फ्रॉड कमिट होता है, वो ट्रेडर्स उस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दे, या कहना चाहिए वो फार्मर ही उस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दे। मान लीजिए वो ट्रेडर जो है उससे कम कीमत दे रहा है, जो एमएसपी है, एमएसपी फिक्स प्राइस है, और लेकिन वो बढ़ाने को तैयार नहीं है एमएसपी से ज़्यादा। उसका प्रोडक्ट अच्छी वैल्यू का है, उसे कहीं और अच्छी जगह पैसे मिल सकता है, तो वो एक तरह से बंध जाएगा उस एग्रीमेंट में। वो चाहे तो अगर उसे अच्छी पैसे मिल रहे हैं तो ये उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। अब हम इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट को सॉल्यूशन करने चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये सॉल्यूशन करना चाहिए, अगर किसान की वैल्यू किसान बाउंड नहीं होना चाहिए। अगर वो चाहे उस ट्रेडर्स को दे, ना चाहे तो ना दे, लेकिन अगर दूसरी जगह उस फार्मर को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो वो ट्रेडर्स देना चाह रहा है, जो उसके एग्रीमेंट में बाउंड है जो ट्रेडर्स, लेकिन वो उसे अच्छी पैसे नहीं दे रहा, तो उसके पास, किसान के पास ये कंडीशन या ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वो दूसरे ट्रेडर्स को जाके बेच दे। ये कहना चाहिए प्राइवेट मंडी में जाके बेच दे। तो प्राइवेट मंडी सिस्टम भी लाना चाहिए यहाँ पे गवर्नमेंट को, और सरकारी मंडी के साथ साथ। अब जो ये सरकारी मंडी वाला मैं एक ये सिस्टम बताती हूँ, सरकारी मंडी से सरकार को क्या फ़ायदा है, क्यों सरकारी मंडी लाई गई। एक तो फार्मर्स के, जैसे हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1947 के बाद इसकी डिमांड की गई कि सरकारी मंडी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी ट्रेडर्स जो है फार्मर्स का वो करते थे, शोषण करते थे। अब ये शोषण जो होता है फार्मर्स का, वो इलिटरेसी की वजह से होता था। अभी किसान थोड़ा पढ़ लिख गया है, तो इस वजह से उसका शोषण, अब ये प्रोटेस्ट तो खुद बता रहे हैं कि वो शोषण करवाने की कंडीशन में नहीं है। अब जब हम देखते हैं कि ये सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि प्रोटेस्ट, अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आई तो आप अपनी बात कहने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको सही जगह देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये जंतर मंतर नहीं जाने दे रहे हैं, तो बीच में रोक रहे हैं उनको, कभी मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। कोई तरीका थोड़ा ना है। गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली थोड़ा ना क्रिएट कर सकती है, एक अधिकार थोड़ा ना पैदा कर सकती है कि अगर आपको कोई एक्ट पसंद आ रहा है जो उनके किसानों के फ़ायदे के लिए बताया जा रहा है, वही नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं है ना। उनकी बात सुननी चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। अब उसके बाद अगर मान लीजिए किसान को अच्छे प्राइस मिल रहा है तो वो उस एग्रीमेंट से बाउंड है। ट्रेडर्स को वो चीज़ नहीं लेनी, या फसल ख़राब हो गई तो ट्रेडर्स भी बाउंड है। फिर इसके खिलाफ जो है कोई प्रोसीडिंग नहीं है, कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है। तो किसान ये कह रहे हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। अगर इस तरह के फ्रॉड क्रिएट होते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। एसडीएम और कलेक्टर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो है, इसके लिए सेपरेट मैकेनिज्म होना चाहिए, या तो एक सेपरेट मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए जिससे फ्रॉड को रोका जाए। और ये तो हम सभी जानते हैं, पहले से ही जो किसान हैं उनका शोषण होता चला आया है, कभी नहीं रुका। ये जो ट्रेडर्स हैं ये एक ग्रुपिज्म बना देते हैं, अपना एक ग्रुपिज्म बना के उस फसल की या क्रॉप्स की एक फिक्स प्राइस अपना आपस में कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो ये पारदर्शिता नहीं है इसमें, तो इस वजह से भी किसान बहुत ज़्यादा हताश और परेशान है। अब हमें देखते हैं कि जो हमारा कहना चाहिए एग्रीकल्चर जो है हमारा, उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने एक सॉल्यूशन बताया कि प्राइवेट मंडी भी होनी चाहिए और सरकारी मंडी के साथ साथ। फिर दूसरा सॉल्यूशन मैंने बताया कि एक जो फ्रॉड होंगे, एग्रीमेंट में फ्रॉड होगा तो उसके लिए कोर्ट प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। तीसरा जो है ये कोल्ड स्टोरेज, ये कहना चाहिए स्टोर जो ब्लैक मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए किया जाता है, इनके ऊपर केस भी होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए ये 14 सितंबर को अध्यादेश लाया गया फार्म बिल का, क्योंकि ये लॉकडाउन में लाया गया था, इसे वापस लेने के लिए कहा गया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है जो फार्मर्स कर रहे हैं, अब ये एमएसपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जैसे हम सभी जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एमएसपी बढ़नी चाहिए, किसान सही है या गलत है? प्लीज़ आप मुझे इस बारे में कमेंट करके बताएं। अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि हम अपनी राय नहीं रखेंगे तो हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और आगे ये भी बताएं मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।